हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखो यार, कभी भी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आया ना तो उस पर गिव अप नहीं करना। अगर आपने कोई सपना देखा तो उसको लेकर के चलना, उस पर गिव अप नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको छोड़ दें, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी चीज अगर आपको लाइफ में अचीव करनी है तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। आप यूपीएससी का एग्जाम ही देख लीजिए। यूपीएससी के एग्जाम में 1.5 साल तो इसका प्रोसेस ही चलता है यार, लगभग 18 महीने के आसपास तो इसका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस ही हो जाता है। आप 1 साल तक पूरा एग्जाम के प्रोसेस में रहते हैं, पहले प्री देते हैं, उसके 3 महीने बाद मेंस देते हैं, उसके 3 महीने बाद इंटरव्यू देते हैं। इस तरीके से पूरा मिला जुला के 1-1.5 साल तो आपके इसमें प्रिपरेशन में लगता है। उसके बाद 1-1.5 साल जो लग जाता है वो आपके ज्वाइनिंग में लग जाता है। तो टाइम तो लगता है इसमें इसमें आपको घबराना नहीं है। इस वजह से कोई भी बहुत बड़ी चीज करना है ना अगर आपको लाइफ में, तो टाइम तो लेगा ही। टाइम भी लेगा, ज्यादा एफर्ट भी लेगा। इस तरीके से आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई छोटी चीज करनी है तो कोई छोटा मोटा एग्जाम हो 3-4 महीने में भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम निकालना है तो आपको पेशेंस, धैर्य बना करके रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बड़ी चीज हो तो उसमें टाइम लगेगा। आप उसको गिव अप नहीं करें, उसको छोड़े नहीं, उसमें लगातार लगे रहें। अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसको देखें कि कहाँ क्या कमी रहेगी जिस वजह से फेल हुआ, उसको सुधार करें और फिर आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये इसके 3 साल पूरे होने पे अभी जो है प्रधान ये थे हमारे नितिन गडकरी जी, इन्होंने बधाई दी। तो उसके बारे में देख लेते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। इसे 1 जून 2020 से लागू किया गया था मार्च 2022 तक के लिए, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक की इसकी अवधि कर दी गई है। इसके तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। उसके लिए किसी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। कोलेट्रल क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं तो उसके बदले में कुछ गिरवी रखते हैं, उसी को कोलेट्रल कहा जाता है अर्थशास्त्र में। तो उसी को कोलेट्रल कहा जाता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 10,000 रुपए तक हम ऋण ऐसे ही ले सकते हैं। ऋण चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, यानी ऋण जो हम लेंगे उसके लिए 1 साल का समय दिया जाएगा और उसको महीने की किस्त में करके चुकाया जा सकता है। ऋण भुगतान समय से पहले करने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा 6 माह के अंतराल पर वार्षिक 7% सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी अगर आप समय से पहले ही ऋण चुका देते हैं, उसकी किस्तें भर देते हैं, तो आपको 7% वार्षिक की दर से छूट दी जाएगी और ये 6 माह के अंतराल पर दिया जाएगा और डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा डीबीटी के थ्रू। इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। गोवर्धन क्या है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 फरवरी 2018 को प्रारंभ किया गया था। बजट 2018 में इसमें इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य बताए गए थे। कौन कौन सा, तो गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। ये 2 इसके प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे बजट 2018-19 में। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। यानी इसके तहत जो पशुओं का गोबर होता है और खेतों से जो ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे कटाई के बाद जो उसमें रह जाता है बचा हुआ पौधे का भाग, उसको कहते हैं ठोस अपशिष्ट। उसको निकाल करके और उसमें जो भी बचा रहता है उसके थ्रू इसको जो है बायोगैस में बदला जाएगा, बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका प्लांट लगाया जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य है, ये इस योजना का लेकर चलेगा। इसका लक्ष्य क्या है, तो उद्यमियों को जैविक खाद का होती है जिसमें जीवों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जो पर्यावरण अनुकूल भी होती है, इसका कोई नुकसान नहीं पड़ता है पर्यावरण पर। बायोगैस या बायो सीएनजी उत्पादन के लिए गांवों के क्लस्टर्स बनाकर इनमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और संग्रहण को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए, यानी हर जिले में, प्रत्येक जिले में कम से कम एक क्लस्टर निर्माण करना ही करना है। ये इस योजना का उद्देश्य है। लगभग 700 क्लस्टर स्थापित करने की योजना है इसके तहत। एक आर्टिकल है ग्रेफीन के बारे में। ग्रेफीन का तो ये कार्बन का एक उत्पाद है, कार्बन का ही एक उत्पाद है ये, लेकिन ये जो है बहुत चमत्कारी पदार्थ है ये। इसके पास बहुत चमत्कारी गुण है। इसके बारे में देखते हैं। यह विश्व का सबसे पतला, सबसे मजबूत तथा सबसे अधिक चालक पदार्थ है। यानी दुनिया में अभी तक जितने भी पदार्थ बने, जितनी भी चीजें बनी, उसमें सबसे मजबूत ये है ग्रेफीन। सबसे पतला है, सबसे पतला उसके बाद भी सबसे मजबूत है और सबसे अधिक चालकता भी इसी की है। यहाँ तक कि कॉपर से भी ज्यादा चालकता इसकी है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का ये चालक है, किसी का भी कुचालक नहीं है, दोनों का ये चालक है। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है। स्टील जितने तो उससे भी 200 गुना ज्यादा मजबूत है और स्टील से 6 गुना हल्का है, यानी स्टील से भी 6 गुना हल्का है। यानी कितना पतला होगा और उससे भी ज्यादा मजबूत है स्टील से भी। ये लगभग पूरी तरह पारदर्शी है क्योंकि ये केवल 2% ही प्रकाश को अवशोषित करता है। ये प्रकाश का केवल 2% ही अवशोषित करता है। ये पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। यह गैसों के लिए अभेद्य है, यानी इसको गैस कटर से काटा नहीं जा सकता है, इसको छेद नहीं किया जा सकता है गैस कटर से।
अगर मान लीजिए इसका लॉकर वॉकर बना तो इससे चोरी नहीं की जा सकती। इसका बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जा सकता है और आने वाला समय के लेखक आगे बताएं कि इसमें आने वाला समय जो है इसी का ग्राफीन का है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी ये अभेद्य बना हुआ है। इसमें विद्युत चालकता, ऊर्जा उत्पादन, बैटरी, सेंसर आदि में क्रांति लाने की क्षमता है। यानी इसका जो है इसका गुण इतना ज्यादा है, इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि विद्युत चालकता के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र हो गया, बैटरी हो गया, सेंसर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सारी चीजों में ये क्रांति ला सकता है। इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाए, इसका उत्पादन सही तरीके से किया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी सही तरीके से विकसित की जाए तो ये इन सारी चीजों में क्रांति ला देगा, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा दुनिया को। ग्राफीन कंपोजिट का प्रयोग एरोस्पेस, ऑटोमेटिव क्षेत्र और खेल के सामान बनाने में तथा निर्माण कार्यों में भी किया जाता है। यानी इसका प्रयोग कई जगह किया जाता है, जिसका प्रयोग बहुत सारी जगह किया जाता है, जैसे एरोस्पेस हो गया, ऑटोमेटिव का क्षेत्र हो गया, खेल का सामान हो गया और निर्माण कार्य हो गया, उन सारी चीजों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह उच्च प्रदर्शन वाली बैटरी बनाने तथा सुपर संधारित्र, कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन तथा प्रवाहकीय स्याही, कंडक्टिव स्याही बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ग्राफीन आधारित सेंसरों का प्रयोग पर्यावरणीय निगरानी के लिए किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि जो ग्राफीन आधारित सेंसर बनाए जाते हैं उसका प्रयोग हम पर्यावरण की निगरानी करने के लिए भी कर सकते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए, क्या पॉजिटिव बदलाव आए, क्या नेगेटिव बदलाव आए, इन सारी चीजों को देखने के लिए भी हम ग्राफीन आधारित सेंसरों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा उपयोग, क्योंकि नैनो ट्यूब करके एक होता है, उसके तहत हम बहुत सारी चीजों का इलाज कर सकते हैं, उसके तहत ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफीन का बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाकर के उपयोग हो रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ये काम करने वाला है ग्राफीन। तथा पहनने वाली डिवाइस, वेरेबल डिवाइस जिसको बोलते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह हो गई, उन सारी चीजों में भी इसका सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्राफीन ऑक्साइड दीवारों का प्रयोग जल शोधन तथा जल अलवणीकरण में किया जाता है। जल शोधन क्या, जैसे वाटर प्यूरिफायर, आरओ जिसको आप लोग बोलते हैं ना, उसके शोधन में जल को सही करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, उसमें जो अशुद्धियां उसको निकालने के लिए भी ग्राफीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा अलवणीकरण करने के लिए, यानी जैसे महासागरों का जो जल है वो लवणीय जल है, आप सबको पता है, तो उसका अलवणीकरण करने के लिए भी ग्राफीन का प्रयोग किया जा सकता है। यह रक्षा तथा एरोस्पेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह बैलिस्टिक तथा सशस्त्र सुरक्षा के लिए उपयुक्त पदार्थ के रूप में स्थापित है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो, उससे भी ये रक्षा कर सकता है, सुरक्षा के, और सशस्त्र बल जो है, हथियार जो है, उनसे भी ये सुरक्षा कर सकता है। यानी इसको कभी कभी वो एक डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है आप में भगवान है, ये ग्राफीन का कुछ उस तरीके का जो है गुण पाया जाता है इसमें। मतलब लगभग बहुत सारे गुण पाया जा रहा है। इतना सारा गुण किसी और पदार्थ में अभी तक नहीं पाया गया था। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें इतने सारे गुण पाया जा रहा है और इतना अच्छे लेवल पे लेकर के चला जा रहा है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को फैलाने तथा उसको अवशोषित, यानी फैला भी सकता है और अवशोषित भी कर सकता है, यानी दोनों क्षमता पाई जाती है इसमें, जो इसे रडार से बचने में सहायक बनाती है। जाहिर सी बात है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग उसी के बेस पे रडार कैच करता है कि कोई वस्तु उसके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सिग्नल भेजता है। अगर कोई उससे टकराती वस्तु से, तो रडार ये पकड़ लेता है कि यहाँ कोई वस्तु आ रही है, और अगर उससे टकराएगी ही नहीं, टकरा कर वापस ही नहीं जाएगी रडार के पास, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जब उसको अवशोषित कर लेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों को, तो रडार के पास वापस सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो उस रडार को पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका प्रयोग करके हम कुछ ऐसी मिसाइलें, कुछ ऐसे एरोस्पेस, कुछ ऐसे जहाज बना सकते हैं जिसका सीमा सुरक्षा पे निगरानी करने के लिए हमारे काम आएगा, जो किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगा। ग्राफीन पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए अति संवेदनशील है। यानी जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उसके लिए ग्राफीन बहुत संवेदनशील है। थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको पता चल जाएगा। इसके थ्रू हम इसकी निगरानी कर सकते हैं कि पर्यावरण पर इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है कि पॉजिटिव पड़ रहा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, किस दिशा में पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम ग्राफीन का प्रयोग करके देख सकते हैं, जो इसे रासायनिक तथा जैविक कारकों के परीक्षण के लिए अनुकूल बनाता है। ग्राफीन आधारित पदार्थ हमें जैविक तथा रासायनिक आक्रमणों से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जो ये आप पठान मूवी देखे होंगे, उसमें बायोलॉजिकल हथियार जो उसका प्रयोग किया जाता है, यानी जीवाणु, वायरस, इन सारी चीजों का प्रयोग करके अगर कोई हमें तबाह करना चाहे, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करते हैं इन सारी चीजों का प्रयोग करके, तो उसके थ्रू उससे भी हमारी सुरक्षा कर सकता है ग्राफीन। इसके अंदर इतने सारे गुण है। यह पाषाण युग, लौह युग, प्लास्टिक युग तथा सिलिकॉन युग सबको निश्चित या परिभाषित करता है। यानी पाषाण काल से लेकर के अभी तक वर्तमान समय तक जितना भी चीजें हैं, जो भी गुण पाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें पाई जा रही हैं एक अकेले पदार्थ में, ग्राफीन में। पाषाण काल से लेकर के वर्तमान समय तक, यानी जब से मानव की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अभी तक जो भी चीजें पाई गई उन सबका गुण इसमें पाया जा रहा है। यानी ये इकलौता ऐसा पदार्थ जो इतने सारे गुण लेकर के चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे इसके अंदर गुण पाए जा रहे हैं, और ये जो है बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है विश्व में। हम ग्राफीन युग में प्रवेश कर रहे हैं, ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है। यानी ग्राफीन का युग आ गया है, उसका समय आ गया है, ये मानने के लिए हमारे पास कारण क्या क्या है, पर्याप्त कारण है या नहीं है, या कैसे मान ले कि उसमें हम घुस रहे हैं
ग्राफीन युग में, कैसे मान लें कि ग्राफीन का युग चल रहा है। तो ग्रैंड रिव्यू रिसर्च के अनुसार 2022 में वैश्विक ग्राफीन बाजार 175.9 मिलियन डॉलर था, यानी लगभग 176 मिलियन डॉलर था 2022 में वैश्विक बाजार इसका। और जिसका अनुमान यह है कि 2023 से 2030 के मध्य 46.6% की दर से बढ़ने की संभावना है इसके। यानी 2022 में जो है 176 मिलियन लगभग है, 176 मिलियन डॉलर, उसके 46.6% की दर से बढ़ने की संभावना 2023 से 2030 के बीच में। ये 2004 में खोजा गया था। यानी ग्राफीन की पहली बार जो खोज हुई थी, जो पहली बार पहचान की गई थी, 2004 में की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम एक ग्राफीन युक्त उत्पाद का उत्पादन हो रहा था। यानी एक रिपोर्ट ऐसा है इसमें यह बताया गया कि 2022 जो बीता है उसमें हर सप्ताह मतलब हर 7 दिन में लगभग कोई ना मिनिमम मतलब न्यूनतम जो है एक ग्राफीन युक्त पदार्थ बनाया जा रहा था। जरूर नहीं कि हर हफ्ते एक ही बनाया जा रहा हो, लेकिन एक औसत बताया जा रहा है कि किसी हफ्ते हो सकता है 0 रहा हो, किसी हफ्ते हो सकता है 2 रहा हो। तो इस तरीके से कहा कि लगभग हर हफ्ते में कम से कम तो मिनिमम एक ग्राफीन युक्त पदार्थ का निर्माण हो ही रहा था। अब 300 से भी अधिक कंपनियां ग्राफीन या उसके उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं। यानी अब इस क्षेत्र में 300 से भी अधिक कंपनियां लगी हुई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्राफीन का युग आ गया। धीरे धीरे इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए इस बारे में कहा जा रहा है कि ग्राफीन का युग आ चुका है और अब इसको लेकर के आगे चला जाएगा। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी, इसको और अच्छे लेवल पे लेकर के चलेंगे। ग्राफीन रिसर्च में प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस तथा सिंगापुर। ये सारे ऐसे देश हैं जो ग्राफीन रिसर्च में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। चाइना जो है वो यार बहुत बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे इसको लेकर के चल रहा है। उसके बाद अमेरिका है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, रूस तथा सिंगापुर। ये सारे ऐसे देश हैं जो ग्राफीन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। 2012 तक इस पर यूएसए का एकाधिकार था। यानी 2012 तक ग्राफीन में जो है यूएसए अकेला ऐसा देश था जो इस पर ज्यादा निवेश कर रहा था, ज्यादा रिसर्च कर रहा था, इन सारी चीजों के बारे में जान रहा था। उसके बाद 2013 से लेकर 2016 तक दक्षिण कोरिया तथा चीन भी यूएसए के बराबर आ गए। यानी 2013 से 2016 के बीच में जो पेटेंट फाइल हुए थे उसमें दक्षिण कोरिया, यूएसए और चाइना सब बराबर थे। चाइना अपने आप को सुधार किया, अच्छे लेवल पे लेकर के काम किया और उसको आगे ला करके यूएसए के बराबर खड़ा होगा। और फिर 2017 जब आया तो 2017 में चीन जो यूएसए से भी आगे निकल गया। यानी 2016 तक तो उसके बराबर रहा। 2012 में देख रहे हैं आपकी यूएसए में सिर्फ यूएसए ही था इसमें एक अधिकार बनाए हुए था ग्राफीन पे। उसके बाद 2017 में चीन जो है सबसे आगे निकल गया इस क्षेत्र में, यूएसए से भी आगे। 2018 में चीन ने 218 पेटेंट फाइल किए थे। यानी यार अकेले चीन ने 218 पेटेंट फाइल किए थे इस बारे में, ग्राफीन से जुड़ी चीजों के बारे में, जबकि बाकी अन्य सभी प्रमुख देशों को मिलाकर 79 यानी 79 ही फाइल किए गए थे। यानी जहां बाकी सारे देश मिलकर के सिर्फ 79 पेटेंट कर रहे हैं, 79 पेटेंट फाइल कर रहे हैं, वही चीन अकेला 218 कर रहा है। यानी आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है इसके चीन के, जिस लेवल पे ये काम कर रहा है। चाइना अकेले ही इसको लेकर के भाग रहा है, इसके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा। भारत ने इसमें 8 पेटेंट फाइल किए थे ग्राफीन से जुड़े। चीन तथा ब्राजील ग्राफीन के वाणिज्यिक उत्पादन में अग्रणी हैं। इसको अब ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से, तो चीन तथा ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो ग्राफीन के वाणिज्यिक उत्पादन में अग्रणी माने जा रहे हैं, यानी आगे आगे लेकर के चल रहे हैं। ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत की स्थिति क्या है इसमें? तो भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है। IISc बेंगलोर में द सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ने KAS टेक के साथ मिलकर कुछ वर्ष पहले ग्राफीन आधारित सिस्टम बनाया था। कुछ स्टार्टअप तथा कुछ विदेशी कंपनियों ने ग्राफीन या उसके उत्पाद बनाना शुरू किए। यानी जब इसमें IISc बेंगलोर ने एक सिस्टम बनाया इसके तहत ग्राफीन का, तो उसके बाद से विदेशी कंपनियां हो गई और घरेलू कंपनियां भी कुछ इसमें इंटरेस्ट लेने लगी कि हाँ ग्राफीन नाम की कोई चीज है, अच्छे लेवल पे लेकर के इसको चला जा सकता है, इसका बहुत बड़े लेवल पे प्रयोग किया जा सकता है, इसका बहुत सारा प्रयोग है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसकी बहुत सारी अच्छाइयां, तो उसको लेकर के चला जा सकता है। तो अन्य कंपनियां भी इसमें इंटरेस्ट लेने लग गई। इसमें टाटा स्टील की सतह से कार्बन निकालकर इसके उत्पादन में बढ़ाने में सफल रहा। यानी टाटा स्टील जो है, ये कंपनी है भारत की, टाटा स्टील जो है इस स्टील की सतह से कार्बन निकालकर, यानी स्टील में से जो कार्बन निकलता है उसका प्रयोग करके इसने ग्राफीन बनाया और ग्राफीन के क्षेत्र को लेकर के आगे चला। इसने प्रयोग किए प्लास्टिक के साथ ग्राफीन का प्रयोग किया ताकि इसे नई वस्तु की तरह पुनर्निर्माण किया जा सके। यानी प्लास्टिक जो थी वेस्ट हो चुकी थी उसके साथ भी ग्राफीन मिला दिया और फिर आगे ग्राफीन मिलाया जैसे, उसके बाद ये एक अच्छी वस्तु बन गई, एकदम नई वस्तु बन गई, एकदम इसका फिर से प्रयोग किया जा सकता था। जो पहले फेंक दी गई थी, जो बेकार हो चुकी थी, उसमें ग्राफीन मिला करके उसको पुनः प्रयोग के लिए बना दिया गया। वो बोलते 3R ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, वो चीज वो फिर से कर दी गई ग्राफीन का प्रयोग करके। यानी ये सर्कुलर अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था, उसके लिए भी लाभदायक माना जाएगा। भारत ग्राफीन नवाचार में अपना स्थान बनाने जा रहा है। इसने ही बताया कि कैसे ग्राफीन आधारित रैपर परिरक्षक फलों तथा सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। यानी भारत ने ये चीज पहली बार बताई थी
कि जो फल और सब्जी है, अगर उसमें हम ग्रेफिन आधारित रैपर का यूज करें, रैपर के जैसे खानों में पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना, तो इसी तरीके से अगर हम फल और सब्जी की लाइफ बढ़ाना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसमें हम ग्रेफिन आधारित रैपर का प्रयोग करें तो फल और सब्जियों की लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। यानी जहाँ वैसे नॉर्मली 1 दिन रहने वाली थी, तो अगर हम रैपर का यूज करेंगे ग्रेफिन आधारित, तो ये हो सकता है कि 2 या 3 दिन रह जाए, फल या सब्जी खराब नहीं हो, उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाए। IIT रुड़की ने अति संधारित के लिए पेटेंट किया था, अति संधारित सुपर कैपेसिटर, इसको अति संधारित कहते हैं हिंदी में। इसके लिए IIT रुड़की ने पेटेंट कराया था, इसमें भी ग्रेफिन का प्रयोग करके। IIT कानपुर ने ग्रेफिन आधारित नैनो ट्यूब का प्रयोग करके एक उपकरण बनाया जो स्टील तकनीक पर काम करता है। स्टील तकनीक क्या है? वही जो किसी के पकड़ में ना आए। स्टील मतलब होता है, स्टील नहीं मतलब स्टील मतलब होता है चोरी करना। तो स्टील तकनीक क्या है? वही है कि जो किसी के पकड़ में, रडार हो गया या कोई इस तरीके के जो उपकरण है जो निगरानी वाले, उनकी पकड़ में ना आए, इसी को स्टील तकनीक कहा जाता है। तो ग्राफीन में आपने पहले ही देखा है कि ये गुण पाया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद ये सिग्नल नहीं वापस जा पाता है, तो चीजें समझ नहीं आती कि वहां पे कोई चीज है कि नहीं है। तो कानपुर IIT कानपुर ने इस चीज के बारे में वर्क किया था, परंतु इसको और आगे ले जाना होगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र खोलना। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद पूछा भी गया है किसी PYQ में, स्टेट पीसीएस में शायद पूछा गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो ये केरल में खोला जा रहा है, आप याद रखेंगे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खुलेगा। केंद्र सरकार को इसके नोडल के रूप में कार्य करना चाहिए, या वे फॉरवर्ड है आगे की राह, यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी। सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। चीन ने ग्राफीन को अपने 13वें प्लान में प्राथमिकता के रूप में घोषित किया था। यूरोप ने 2013 में ही 1 बिलियन यूरो का निवेश किया इसमें। भारत को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यानी आप देख सकते हैं कि चीन हो गया, यूरोप हो गया, इससे हो गया, लोग कब से लेकर के काम कर रहे हैं इसमें, 2012 से 2013 से, और हम अभी तक इसमें बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे। हम इसमें सिर्फ 8 पेटेंट फाइल करा पाए अभी तक। तो हमें इसमें और अधिक निवेश करना होगा। इसमें जो है केंद्र सरकार को आगे आना होगा, राज्य सरकार को आगे आना होगा, प्राइवेट एंटिटीज को मिलकर के काम करना पड़ेगा, यानी सबको इसको अच्छे लेवल पे लेकर के चलना होगा। और ग्राफीन जो है एक चमत्कारी गुण वाला पदार्थ है, तो इसकी जो क्षमता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चलना ही होगा। आने वाला समय जैसा कि ग्राफीन युग कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, तो इस पे हमें काम करना ही पड़ेगा। इसका अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो विश्व से पीछे छूट जाएंगे फिर से, जैसे सिलिकॉन के टाइम पर हम छूटे थे। तो इस तरीके से हमें इस पे काम करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, उसके लिए हम अभी तक भटक रहे हैं, उसमें हमें दिक्कत होती है, तो हमें उसी तरीके से इसमें भी दिक्कत होने लग जाएगी। जब ये भी इसके उत्पादन कम होने लगेगा हमारे यहाँ और बाकी सारे अन्य देश इस पे काम करना शुरू कर देंगे, इसको लेकर के आगे चल जाएंगे। तो हमें अभी से इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय हम भी विश्व को कम्पिटिट कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत के विनिर्माण क्षेत्र की कमियां। इस सदी की शुरुआत में जब भारतीय सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ रहा था, तो यह कहा गया कि भारतीय सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र से आगे आकर अर्थव्यवस्था को आगे क्यों नहीं ले जा सकता। यानी जब इस सदी की शुरुआत में भारत जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर का हब बन रहा था, सॉफ्टवेयर का हब बन रहा था, तो इसमें यह कहा गया कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो आगे आकर के इस अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं संभालता, वो अग्रणी भूमिका क्यों नहीं निभाता, इसमें वो आगे क्यों नहीं आ रहा है। इसने आर्थिक विकास के मॉडल को चैलेंज कर दिया। यानी अभी तक की जो भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट का मॉडल चला आ रहा था विश्व में, वो ये था कि कोई सा भी विकसित देश जो है वो पहले कृषि, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र, उसका तीनों इस तरीके से बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले कृषि चल रही थी, उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को छोड़ करके, विनिर्माण क्षेत्र को छोड़ करके सीधा हम लोग सेवा क्षेत्र पे जंप कर गए। यानी हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र वो वैसे को वैसे ही रहा, उसमें वृद्धि नहीं हुई, सीधा सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। इस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत हुई। यानी ग्रोथ तो ही हमारे देश की, GDP बढ़ी, इनकम बढ़ी, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुई, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही सबसे ज्यादा जॉब देता है। सेवा क्षेत्र तो जॉब यार आप खोजने जाओ, देख ही रहे हो कितना दिक्कत है, कितना कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। लेकिन जब सेवा ये रहता है विनिर्माण क्षेत्र, तो इसमें जॉब निकल कर आती है, इसमें से रोजगार उत्पन्न होता है। तो जब इसको हम लेकर के चले, इसको हम डंप कर गए, इसको छोड़ करके सीधा सेवा क्षेत्र पर आ गए, तो जॉबलेस ग्रोथ हो गई। 1991 के आर्थिक सुधार विशेष रूप से लगभग विनिर्माण पर केंद्रित थे। जो 1991 में आर्थिक सुधार आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, जो हमारे ऊपर इम्पोज लगा था, बैन लगा था, उसके बाद उनका ध्यान जो है लगभग विनिर्माण पर केंद्रित थे, ये कहा जा रहा है। परंतु कम टैरिफ तथा लाइसेंस परमिट को खत्म करना, यानी जो 1991 से पहले जो है भारत में लाइसेंस वाली व्यवस्था थी, यहाँ पे मैक्सिमम उद्योग जो है सरकार के लिए रिजर्व किए गए थे, और उसके अलावा जो उद्योग थे उनको चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, और वो प्रक्रिया बहुत टफ थी लाइसेंस लेने की। कई मंत्रालयों से परमिशन लेनी पड़ती थी, स्थानीय लेवल पर परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इस तरीके से वो बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी, यानी उद्योग स्थापित करने में बहुत दिक्कत होती थी। और ये जो है एक मैक्सिमम उद्योग के लिए, मैक्सिमम उद्योग जो था वो सरकार के लिए रिजर्व था, तो उससे और भी दिक्कत होती थी। तो उसको खत्म कर दिया गया 1991 के आर्थिक सुधारों में, और उसका टैरिफ भी कुछ कम कर दी गई। तो इस वजह से वो जो था
विनिर्माण पर केंद्रित था 1991 का आर्थिक सुधार, लेकिन ये भी इस अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ा नहीं सका। हालांकि भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र उसको सिर्फ आकार में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि आकार में क्या है कि कितना ज्यादा इसमें है इंडस्ट्री सॉरी कितना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कितना ज्यादा काम हो रहा है, इसके बेस पे नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा गुणवत्ता के आधार पर भी इसको जज किया जाना चाहिए, गुणवत्ता भी इसकी देखी जानी चाहिए कि किस लेवल का बनाया जा रहा है, किस लेवल का विनिर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जानी चाहिए। सिर्फ उसका आकार नहीं देखा जाना चाहिए कि कितना ज्यादा किया जा रहा है। 1991 के बाद गुणवत्तापूर्ण बदलाव आए, यानी जो 1991 का आर्थिक सुधार था उसके बाद जो चेंजेस आए वो गुणवत्तापूर्ण थे। उत्पादों की गुणवत्ता तथा विविधता के कारण असमानता में वृद्धि हुई, यानी उत्पाद जो थे वो क्वालिटी वाले बनने लगे, तो क्वालिटी वाले जब बनने लगे तो महंगे हो गए, प्राइवेट एंटिटीज आई, यानी प्राइवेट कंपनी इसमें आने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता पे वो ध्यान देती थी, तो इस वजह से उसको खरीद पाना सबके लिए मुमकिन नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये कि जब विविधता थी, यानी उत्पाद जो बन रहे थे उसमें कई प्रकार के उत्पाद बन रहे, तो जाहिर सी बात है हर कोई तो बना सकता नहीं है। जैसे हम ही लोग हो गए, अब हम लोग तो उत्पाद बना नहीं सकते, जिसके पास है उतना पैसा ये कंपनी लगा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा सकता है, वही बनाएगा। तो जो ये लोग थे ये कमाने लग गए, उसके बाद जो हम मतलब हम जैसे क्या जो भी गरीब तबका था सोसाइटी का, हमारे जैसे कह लो, तो वो सब वहीं के वहीं रह गए, वो लोग तो विनिर्माण कर नहीं सकते थे। अब और अगर करते भी थे तो वो छोटे लेवल पे करते थे, तो उतना चलता नहीं था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कितना टिकेंगे, और वो लोग गुणवत्ता भी दे रहे थे, क्वालिटी दे रहे थे, हम यहाँ पे उतना क्वालिटी मिल नहीं पा रही थी, ब्रांड बन नहीं पा रहा था। और दूसरी बात की जो प्रोडक्ट था, अगर छोटी इंडस्ट्री है तो कोई एक ही लेवल का प्रोडक्ट लेके चलेगा, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री तो कई जगहों पर इन्वेस्ट करती है और कई प्रकार के प्रोडक्ट लेके चलती है, तो इस तरीके से वो लोग इस पे हावी होते गए और जो असमानता में वृद्धि होती चली गई। खराब प्रदर्शन रहा अभी तक हमारा विनिर्माण क्षेत्र में। 1991 के बाद सरकार की नजर में विनिर्माण 2014 के बाद आया। 1991 में जो नीति आई थी उसके बाद जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारी, उसके ऊपर ध्यान कब केंद्रित करते हैं, तो 2014 में करते हैं, यानी 1991 के बाद सीधा 2014 में आता है हमारे नजर में, हमारी सरकार की नजर में, कि ये विनिर्माण क्षेत्र जो है इसको भी लेकर के चलना है। जब मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए, हाल ही में उत्पादन लिंक सहायकी PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लाया गया है, जो निश्चित उत्पादों को सहायकी देती है। यानी जो ये PLI स्कीम है, इसके तहत कुछ उत्पाद हैं, कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान है, इनके उत्पादन पर आपको सहायकी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। यानी मान लीजिए वैसे 10 रुपए लगता है तो आपको इसमें 8 रुपए में ही दे दिया जाए, 7 रुपए में ही आपकी लागत होगी, इसमें कुछ कर कम कर दिए जाएंगे, कुछ टैक्स जो है आपके कम करके लगाए जाएंगे, कुछ हद तक छूट दे दी जाएगी, कुछ कच्चे माल पे छूट दे दी जाएगी, कुछ आयात पे छूट दे दी जाएगी, टैरिफ कम कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको सहायता दी जाएगी सरकार की, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ध्यान दें, आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पे भारत में। 2022-23 के लिए पहले अनुमानित राष्ट्रीय आय के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में विकास 1.3% बताया गया है। 2022-23 का जो पहले अनुमानित आया है, राष्ट्रीय आय का अनुमान आया है, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है इस साल 1.3% की वृद्धि ही दिखाई गई, और ये जो है कृषि क्षेत्र से भी कम है, और जो सेवा क्षेत्र उसके मुख्य जो बिंदु है उससे भी कम है ये, यानी ये बहुत ही कम माना जा रहा है, 1.3% बहुत ही कम माना जा रहा है, यानी लगभग ना के बराबर माना जा रहा है अगर अन्य दोनों की तुलना में देखें तो। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां आती है, द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण जिसको कहते हैं उससे जुड़ी गतिविधियां आती है, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी द्वितीयक क्षेत्र जो है उसका सॉरी इसके अलावा भी कुछ होती है कैटेगरी, लेकिन सामान्यतः प्रमुखता यही 3 मानी जाती है, उसके अलावा भी है। ये कहा जा रहा है कि जो कृषि है और सेवा क्षेत्र है इसके तहत जो वृद्धि आने वाली है, इसका जो ग्रोथ रेट देखा जाएगा उससे कहीं कम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, विनिर्माण क्षेत्र का उससे कहीं कम ग्रोथ है। खाद्य की कीमतें भी डिसाइड करते हैं विनिर्माण इंडस्ट्री को, तो कैसे देख लेते हैं। सरकार द्वारा अनुकूल निर्णय लेने के बावजूद यह औद्योगिक नेताओं के ऊपर है कि वह विनिर्माण क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं। यह आपूर्ति पक्ष से काफी हद तक स्वतंत्र है, यानी अभी ये जो विनिर्माण क्षेत्र है इस पे आपूर्ति पक्ष जो है यानी जो सप्लाई करता है उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी आपूर्ति क्षेत्र तो अपनी तरफ से रेडी है इसको विनिर्माण क्षेत्र में आने के लिए, यानी वो अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मांग पक्ष जो है उसके ऊपर से इम्पैक्ट पड़ रहा है, मांग पक्ष जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है इस पर अभी तक सरकार ने काम किया है। अभी सरकार जो है लगातार इसी पे काम करती जा रही है, आपूर्ति पक्ष पर ही काम करती जा रही है कि आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको छूट दी जाएगी, आप यहाँ पे आइए इन्वेस्ट करिए, आपको छूट दी जाएगी, आपका कर कम लगाया जाएगा, आपके लिए रेगुलेशंस थोड़े आसान कर दिए जाएंगे ताकि इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से सरकार इसी पे काम कर रही है अभी तक, आपूर्ति पक्ष पे। सरकार ने मांग पक्ष पे काम नहीं किया कि अगर मांग बढ़ेगी तो लोग अपने आप इंडस्ट्री लगाएंगे, यानी लोगों के हाथ में पैसा होगा, ब्याज दर कम होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा तो खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ेगी तो आपूर्तिकर्ता अपने उत्पादन बढ़ाएंगे, इस तरीके से अर्थव्यवस्था में वृद्धि आएगी।
तो ये लेखक बता रहे हैं कि सरकार इस लेवल पे काम नहीं कर रही कि अब मांग बढ़े। सरकार अभी तक आपूर्ति पक्ष वालों को ही ध्यान में रख के चले, यानी जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक नेता उनके ऊपर ही ध्यान दे करके चले सरकार। जैसे टैक्स कम कर देना, कहीं छूट दे देना, कोई योजना ऐसी लाना जो उत्पादन इंडस्ट्री लगाने पे, निर्माण क्षेत्र में लगाने पे उसको सहायता दे दे, सब्सिडी दे दे। इस तरीके से सरकार काम कर रही है, न कि मांग पक्ष पे। इसके लिए घरेलू मांग जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे किसी भी हाल में स्थगित नहीं किया जा सकता है, पर निर्भर है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये ज्यादातर खाद्य पदार्थ हो गए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी हालत में कोई भी हो, कैसा भी हो, कम से कम खाना तो छोड़ेगा नहीं। आप कोई सी भी हालत में आप कम खाएं या मतलब ऐसी कोई चीज खाएं जो सस्ती हो, लेकिन ये तो है नहीं कि आप खाना छोड़ ही देंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आप स्वास्थ्य भी अपना नहीं छोड़ेंगे, बीमार रहेंगे तो दवा लाएंगे ही नहीं, कहीं से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पर दवा तो कराएंगे ही। शिक्षा हो गया, आप आजकल के टाइम पे बिना शिक्षा के कोई भी फायदा नहीं है, इसका मतलब ही नहीं रह जाता। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप शिक्षित नहीं है तो सब आपका कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में। तो यही लेखक बता रहे कि इन तीनों क्षेत्रों को तो आप लेकर के चलेंगे ही, कम से कम ये इसेंशियल है, इनके बिना तो किसी की जिंदगी चलनी नहीं है। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। ये लेखक बता रहे हैं कि इन सारी चीजों की तरफ से मांग बढ़ानी चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने आप बढ़े। खाद्य पदार्थ एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थ एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी आप पंजाब हरियाणा इन सारी जगहों पे देख सकते हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात, यहाँ पे थालियां जो चलती हैं, आप देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है। हमेशा कहा जाता है अगर लड़का थोड़ा स्वस्थ है, उसकी थोड़ा मोटा है तो कहते हैं हाँ खाते पीते घर का है। हमारे यहाँ खाने पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय तथा खाद्य पदार्थ के इसमें नकारात्मक संबंध है। अमीर देश जैसे अमेरिका और सिंगापुर, यहाँ पे खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं, यहाँ पे खाद्य पदार्थ में जो लागत है वो कम है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है। यानी इन दोनों में नकारात्मक संबंध है। प्रति व्यक्ति आय जो हो गया और खाद्य पदार्थ जो हो गया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यहाँ पे ये वैश्विक स्तर की बात की जा रही है। और हमारे भारत में क्या है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है और खाद्य पदार्थ की लागत जो है वो ज्यादा है, या खाद्य पदार्थ पे इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं। और जबकि वहीं अमेरिका और सिंगापुर को देखेंगे तो ये लोग जो है इनके प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, लेकिन ये लोग खाद्य पदार्थों पे वहां पे उनकी जो लागत है वो कम है। भारत में खाद्य पदार्थों के सबसे अधिक है तथा जीडीपी से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये पॉइंट अभी बताया मैंने। औद्योगिक नेताओं का मांग पक्ष पर कोई नियंत्रण नहीं है। जाहिर सी बात है कि अभी मांग कितना आएगी उन पे औद्योगिक नेताओं या जो औद्योगिक घराने हैं या उद्योग है उनका क्या नियंत्रण रहेगा। मांग कितना है क्या नहीं वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। वो तो हमारे जैसे लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी चीज चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए। जिस चीज की मांग बढ़ती है उस चीज को उत्पादन कर देते हैं, जिस चीज की मांग घटती है उसका उत्पादन कम कर देते हैं। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है, बाजार चलती है, उसका तो बाजार का नियंत्रण रहता है इसमें मांग पे। जितना बाजार मांगेगा उतना वहां से उत्पादन करके आएगा, इसमें कोई और कुछ कर सकता नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि औद्योगिक नेता जो है यानी औद्योगिक घराने जो उद्योग जो है उनके इस पर कोई नियंत्रण नहीं मांग पर। ये तो बाजार तय करती है, ये तो लोग तय करते हैं। पूर्व एशिया से तुलना करने पर हम समझ सकते हैं कि सफल निर्यातक होने के लिए क्या क्या जरूरी है। यानी पूर्व एशिया जो है वहां पे वो देश जो है पूर्व एशिया के वो लोग निर्यातक बने हुए हैं। तो हम अगर हमें ये समझना है कि निर्यातक कैसे बने तो हम उनसे सीख ले सकते हैं, उनसे सीख लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने निर्यात बढ़ा सकते हैं। पहले आधारभूत संरचना, यानी अगर हमें निर्यातक बनना है, हमें निर्यात करना है चीजों को, तो हमें आधारभूत संरचना डेवलप करनी पड़ेगी, उसको मजबूत करना। अब आधारभूत संरचना के तहत क्या कहते हैं, जैसे परिवहन हो गया, कच्चे माल की लागत हो गई, पोर्ट हो गए, रेलवे हो गया, रोड हो गया सॉरी, इन सारी चीजों को आधारभूत संरचना के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब आप ही देखिए, अगर रोड जो है अच्छा नहीं रहे, रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें से ट्रक लेकर के जाना है, ट्रक भर के माल लेकर के जाना है, तो कैसे जाएगा यार। जहाँ 1 घंटा लगना चाहिए वहीं 5 घंटा लगेगा अगर रोड सही नहीं है। यही हाल रेलवे और इन सारी चीजों का भी है कि अगर रेलवे अपने टाइम पे पहुंचाता ही नहीं सामान, तो इस तरीके से कई चीजें हो जाती है। जो हमारी आधारभूत संरचना में कमी है उसको दूर करना पड़ेगा, पोत जो है उनको सही करना पड़ेगा, पत्तन जिसको बोलते हैं उसको सही करना पड़ेगा। दूसरा कुशल व योग्य श्रमिक। अब मान लीजिए लेबर फोर्स तो आपके पास बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स हमारे पास ही इंडिया में है, लेकिन दिक्कत ये कि उनके पास स्किल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्किलफुल लेबर फोर्स नहीं है। लेबर फोर्स तो है लेकिन स्किल नहीं है तो उसी को कहा जा रहा है कि लेबर जो है वो स्किलफुल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए और उसके अंदर कौशल होना चाहिए, तभी वो जो है इंडस्ट्री को लेकर के आगे चलेगा, तभी वो निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तभी निर्यातक बन सकता है। यानी इन 2 पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक तो होगा आधारभूत संरचना और दूसरा कुशल व योग्य श्रमिक। यही एक देश के उत्पादन की कीमत तथा उत्पादों के प्रकार तय करते हैं। यानी यही 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी देश को उत्पादन क्या है, उसकी कीमत, उसकी लागत कीमत कितनी है और उसका प्रकार क्या है, ये सारी चीजें यही दोनों लोग तय करते हैं। निर्यात अधिकतर समुद्रों के जरिए होता है और उत्तर भारत में कंपनियों का पोत तक पहुंच पाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब उत्तर भारत के आप राज्य देखेंगे
तो वहाँ वैसे भी समुद्र तो है नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये रफली बना दिया मैंने। आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में समुद्र जो है नहीं। ये उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे समुद्र वगैरह है नहीं, तो इनको कैसे आप पोत तक पहुंचाएंगे? तो यहाँ पर जाने के लिए पहले आपको बाय रोड या बाय रेलवे जाना पड़ता है। और रोड आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे हैं हमारे यहाँ। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि पूरा का पूरा बस ही आ जाए उसमें। तो यार इस तरीके से लागत और बढ़ जाती है। जहाँ 1 घंटे का समय लगना चाहिए वहाँ 5 घंटा लग जाता है। जहाँ 100 रुपए का तेल लगना चाहिए वहाँ 500 का तेल लग जाता है। तो इस तरीके से लागत भी बढ़ जाती है, समय भी अधिक लगता है। उसके बाद हम पोत पे पहुंचते हैं तो वहां पर भी बताया जाता है कि पत्तन पर भी उतनी सुविधाएं नहीं दी गई है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया कि वहां पे आसानी हो सामान को लाने ले जाने के लिए। तो इन सारी चीजों पर बिना ध्यान दिए हम निर्यातक नहीं बन सकते। इन सारी चीजों में सुधार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो हम निर्यातक बनने की राह पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं, यानी हमें दिक्कत होती रहेगी। और अगर हम निर्यातक बनते भी हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सामान को पहले सड़क के द्वारा पोत तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद निर्यातकों को पोत पर खराब ढांचे का सामना करना। तो एक चीज में होता है, परिवहन एक बड़ी समस्या, लेकिन ये एकमात्र समस्या नहीं है। यानी परिवहन के अलावा भी और बहुत सारी समस्याएं हैं निर्यातक बनने के लिए। हमें यही चीज बता रहा था मैं कब से। इस पर शैक्षिक प्रभाव क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसमें शिक्षा का क्या रोल है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो छात्रों के आकलन में 75 लोग एक समूह में पूर्वी एशिया ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी पूर्वी एशिया के जो देश थे। अब ये एक कंपटीशन हुई थी, उस देश का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ध्यान से फिसल रहा है, लेकिन मैं देख करके बता दूंगा। तो यह है कि उसमें कंपटीशन हुई थी, 75 देशों के छात्रों ने उसमें भाग लिया था। उसमें ये देखा जाता है कि किस देश के छात्र में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया और कितना किस लेवल का नॉलेज है उसका, कैसे क्या कर सकता है, वो उसका एसेसमेंट किया गया था। तो उसमें हमारा भारत देश जो है सबसे नीचे से टॉप करता है, लास्ट में आया था। जबकि वहीं पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये लेखक कह रहे कि अगर आप बाहरी रिपोर्ट को नहीं मानना चाहते, अगर आपको विश्वास नहीं उन रिपोर्टों पर, अगर लगता है कि वो सारी रिपोर्टें झूठी है, हमें हमारी इमेज खराब करने के लिए आती है या हमें जानबूझकर नीचे दिखाया था, तो आप प्रथम एनजीओ करके गैर सरकारी संगठन है, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है, जा करके ग्राउंड लेवल पे काम करती है। और बच्चों के बीच प्राथमिक लेवल पे जो स्कूल होते हैं उनके बीच जा करके ये डायरेक्ट ग्राउंड लेवल से पता करती है कि उनके अंदर कितना बेसिक न्यूमेरिक क्षमता है, न्यूमेरेसी यानी गणितीय क्षमता उनके अंदर कितना है, तार्किक क्षमता कितना है। इन सारी चीजों पर ये ध्यान देती है और उसके बाद ये बताती है प्रथम एनजीओ की कौन से लेवल पे ये काम किया जा रहा है, कि भारत में अभी शिक्षा का क्या स्तर है प्राथमिक लेवल पे। ये सारी चीजें बताती है प्रथम एनजीओ। तो लेखक कह रहे हैं कि आप इनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। योजना आयोग के अनुसार केवल 5% भारतीय। योजना आयोग को किस साल और किस संस्थान द्वारा बदल दिया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। योजना आयोग के अनुसार केवल 5% भारतीय युवाओं के पास किसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी या प्रशिक्षण है। यानी जब योजना आयोग था तो उसने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि जो भारतीय युवा हैं उनमें से केवल 5% ऐसे भारतीय युवा हैं जिनके पास कोई टेक्निकल प्रशिक्षण है, और बाकी सारे लोगों के पास या तो सामान्य जानकारी या तो ऐसी जानकारी जिसमें टेक्निकल नहीं आता है। और जबकि यही प्रतिशत आप दक्षिण कोरिया में देखो तो ये प्रतिशत 85% है। यानी दक्षिण कोरिया में 85% युवा ऐसे जिनके पास टेक्निकल प्रशिक्षण है, टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल कोर्स कर रखा है उन्होंने, और हमारे यहाँ यही रेशियो जो 5%। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इसीलिए कोरिया जो है वो भाई अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेकर के चल रहा है, चीजें बनाता है, और हम वहाँ से आयात करते हैं और भी कई जगह से आयात करते हैं। तो हम अपने यहाँ डेवलप कैसे करेंगे जब हमारे यहाँ योग्य और कुशल श्रमिक ही नहीं है, कौशल प्रदान ही नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। और टेक्निकल जो प्रशिक्षण उसमें 5% युवा ही काम कर रहे हैं। यह सारे मुद्दे नीति निर्माण में छोड़ दिए जाते हैं। यानी जब नीति निर्माण की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए तो इन सारे मुद्दों को ध्यान दिया, जो शिक्षा का प्रभाव हो गया, परिवहन हो गया, मांग पक्ष हो गया, इन सारी चीजों को नहीं ध्यान दिया जाता। तो सिर्फ इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो औद्योगिक लोग हैं, उद्योग है, उनके लिए नीतियों का निर्माण कैसे किया जाए, उनको कर में छूट दे दी जाए, उनके लिए नियम थोड़े सरल बना दिया जाए कि उद्योग स्थापित करना आसान हो जाए, कुछ हद तक उनको उनकी आय पर कर ना लगाया जाए। इस तरीके से कई प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को, जो शैक्षिक प्रभाव हो गया और मांग आपूर्ति का पक्ष हो गया, उन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। इसके लिए पूरे माहौल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यानी अभी जो है शिक्षा का प्रभाव हो गया, मांग पक्ष हो गया, इन सारी चीजों को लेकर के इस पर पूरा जो है इन सारे पूरे माहौल पर, पूरे पर्यावरण पर इसको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और ताकि जिसमें स्कूलिंग, प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना आदि पर ध्यान देने की जरूरत है, इसे विधान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी इसको लेजिस्लेशन द्वारा, कानून बना करके इन सारी चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप कानून बना करके निर्यातक नहीं बन सकते। अगर आपको निर्यातक बनना है तो एक पूरे पर्यावरण और पूरी सोच, एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक पूरी सोच है सरकार की या हमारे देश की, उसको बदलना पड़ेगा, तभी हम जाकर के निर्यातक बन सकते हैं। यहाँ पे हमें शिक्षा को भी काउंट करके चलना पड़ेगा, मांग पक्ष को भी काउंट करके चलना पड़ेगा, स्कूलिंग हो गया, टेक्निकल प्रशिक्षण हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ एमएसएमई उद्योग हो गए, इन सारी चीजों को लेकर के हमें काउंट करना पड़ेगा, तभी हम इसको लेकर के आगे चल पाएंगे। अन्यथा हमें इन सारी चीजों की में दिक्कत हो जाएगी और हम निर्यातक बनने के राह पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। ये कुछ वन लाइनर उसको देख लेते हैं।
ये अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस में भी इनको अक्सर पूछ लिया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करेगा। कहाँ पे करेगा? तो गोवा में। कौन सी तीसरी? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, कहाँ पे? तो गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस तरीके से जो भी कुछ होता है तो उसको पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में, अक्सर इस सारी चीजों को पूछ लिया जाता है। कहाँ पे किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके लिए? तो FSSAI द्वारा, FSSAI के लिए किया गया है, द्वारा नहीं उनके, FSSAI के लिए किया गया है अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। NHPC लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने नेपाल, विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड जो नेपाल की है, ने आज दिल्ली में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, तो इसको आप ये याद रखें कि फुकोट करनाली जो जल विद्युत परियोजना किनके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। इस पे ये दोनों देश काम कर रहे हैं। इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई आंसर राइटिंग आते तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं सारी चीजों को। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेपाल की परियोजना 480 मेगावाट की है, यानी कितने की है? तो 480 मेगावाट की परियोजना है, नेपाल और भारत के बीच है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे आप। इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे तो उससे आपका कुछ नंबर बढ़ ही जाएगा, उस पर एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उत्तर प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों ने समझौता हस्ताक्षर किया है लखनऊ में। किस लिए? तो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए ध्यान रखेंगे। नए अध्ययन ने भारत के पश्चिमी घाटों में कृषि और संरक्षण संभावित अनुप्रयोगों के साथ निर्जलीकरण, सहनीय संवहनी पादपों, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट्स की 62 नई प्रजातियों की खोज की है। यानी ये पश्चिमी घाट में 62 ऐसे नए प्रजातियां खोजी गई पौधों की जो कृषि और संरक्षण में संभावित अनुप्रयोग के साथ निर्जलीकरण, सहनीय संवहनीय पादप कहा जा रहा है इनको। यानी ये ऐसे पादप हैं कि अगर इन्हें लंबे समय तक जल ना भी मिले तो ये जल के बिना भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं, और अगर उनको पुनः कुछ समय बाद जल दे दिया जाए तो फिर से जीवित हो जाएंगे, फिर से उगने लगेंगे। ये इस प्रकार के पौधे हैं, इसको कहा जा रहा है निर्जलीकरण संवहनीय पौधे। 1 जून 2023 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से सामरिक बल कमान द्वारा एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। 1 जून 2023 को एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AO के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।